डियर स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये आपका थर्ड लेक्चर है। ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन कैसे किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के 2 लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में आप जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। और इन डेफिनेट इंटीग्रेशन के 8 लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी इन डेफिनेट इंटीग्रेशन की, उसको भी आप सीरियल से देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। देखिए स्टूडेंट, ध्यान देने वाली बात यह है कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं एज ए क्लासरूम का फीलिंग करके आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे क्लासरूम में पढ़ाया जाता है कि आज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर, फिर दूसरा लेक्चर, फिर तीसरा लेक्चर, पूरा कोर्स कंप्लीट आपका हो जाए, हम इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक वीडियो बनाई और बोला कि सारा इंटीग्रेशन इसमें समझ में आ जाएगा आपका। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा बता रहा है तो उसके चक्कर में ना पड़े स्टूडेंट, आप सीक्वेंस से पढ़िए। जैसे क्लासरूम में आपने देखा होगा ना, क्या क्लासरूम में कभी ऐसा होता है कि एक ही लेक्चर में सारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है? नहीं होता है ना। तो इसी प्रकार से ये भी क्लासरूम का जैसा बिल्कुल फीलिंग है। कोविड काल फिर से शुरू हो गया स्टूडेंट, तो आप उसका फायदा उठाइए। जो क्लासरूम में आपकी पढ़ाई होनी थी वो हम आपको सीधे घर बैठे क्लासरूम का फीलिंग करवा रहे हैं। लेकिन आपको करना क्या है, एकांत में बैठना है, क्लासरूम जैसा माहौल आपको घर में बनाना है, फिर हमारे वीडियो लेक्चर ऑन करने हैं और एक एक करके सीरियल से, ध्यान देना, सीरियल से पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, ऐसे ऐसे करके आपको देखने हैं और साथ में नोट्स भी बनाने हैं। और साथ ही साथ उससे मिलते जुलते क्वेश्चन, जो लेक्चर हम पढ़ाते हैं उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप अपनी बुक से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉलेज या स्कूल बंद होने का कोई दुख नहीं होगा और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ अभी स्टूडेंट हमने। तो चलिए, मैथ्स गुरुजी एंड नोटल चैनल में आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में 11th 12th एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूँ। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इवेलुएट इंटीग्रेशन 1 to 3x अंडर रूट के अंदर 5 - x² dx। तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि इंटीग्रेशन 1 to 3x रूट दिस। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट लग रखी 1 to 2। जब लिमिट लग रखी होती है तो उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, निश्चित समाकलन कहते हैं। और प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन क्यों कहते हैं, हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में बता चुके हैं, उसका आप देख सकते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी फंक्शन में उसकी जगह पे कुछ रख दिया जाए अपनी तरफ से। जैसे कि रूट के अंदर की वैल्यू है, जब स्टूडेंट क्या होता है कि जब रूट लगा होता है तो रूट वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन बहुत टफ हो जाता है और कभी कभी तो होता ही नहीं है। तो हमें क्या करना होता है कि रूट को हटाना होता है किसी तरीके से। तो रूट को कैसे हटाया जाए, अगर हम रूट के अंदर की वैल्यू को कुछ मान लें, t² मान लें, तो t² से रूट हट जाएगा। तो उसमें अच्छा, इसीलिए इसकी जगह पे अगर t रख देते या t² रख देते तो उसको कहते हैं कि प्रतिस्थापन कर दिया हमने, इसकी जगह पे कुछ रख दिया है, उसको कहते हैं प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो देखिए, सबसे पहले तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूं। आगे के क्वेश्चन हम थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, इसको जरा मैं आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे के क्वेश्चन स्पीड से करेंगे और उसको आप साथ साथ हमारे साथ करते जाएंगे, फिर होमवर्क भी हम आपको देंगे, राइट। अब देखिए, हम इसको मान लेते हैं, लेट i = i हम मानते हैं इंटीग्रेशन को अक्सर, हाँ, i से डिनोट करते हैं। इंटीग्रेशन 1 से 2 3x रूट के अंदर 5 - x² और dx। इसको इक्वेशन 1 मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हमें रूट हटाना है, तो रूट के अंदर की वैल्यू को t² मान लो थोड़ी देर। क्या दिक्कत आ रही है, हाँ, पुट 5 - x² = t²। इस रूट के अंदर की वैल्यू को हमने t² मान लिया। अगर t² यहां रखते हैं तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो t बचेगा, राइट, इसलिए। अच्छा, 5 - x² = t², डिफरेंशिएशन बोथ साइड, हाँ, या फिर ऐसा कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, जिसको आप मान रहे हैं ना, ये इधर वाला फंक्शन, जिसको इसको मान रहे हैं, x वाला फंक्शन है, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ध्यान देना, 5 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाता है, ठीक है जी।
माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है, 2x और x का 1 हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू टी स्क्वायर का 2t हो जाता है, 2t और t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर तो dt अपॉन dx आ जाता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जीरो तो हट गया कि माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ से मिल रहा है स्टूडेंट, देखिएगा ऐसा करते हैं कि ये जो dx है ना इसको इधर लेके आ सकते हैं हम, ठीक है, माइनस एक्स डी एक्स जो नीचे वाला होता है ना dx, जैसे यहाँ नीचे है तो इसको x के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेके आ सकते हैं, ध्यान देंगे, हाँ। और यहाँ बचा t dt, क्या बचा, t dt, राइट। अब देखिएगा इससे फिर से जरा था इसको हम और थोड़ा आगे करते हैं, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो x dx बराबर माइनस t dt, ये हमने इसलिए किया, देखिएगा स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, x dx की जगह पे अब आप माइनस टी डी टी रख सकते हैं और 5 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे आप टी स्क्वायर रख सकते हैं। देखिए x, देखो होता क्या है, 3 जगहों पे चेंज आता है स्टूडेंट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जब भी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आप करते हैं तो फंक्शन पूरा का पूरा चेंज होता है। जब आपने इसकी जगह पे टी स्क्वायर रख दिया तो एक्स दो वेरिएबल साथ साथ नहीं चल सकते हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर रख दे तो इधर भी टी ही आना चाहिए, एक्स की जगह पे एक्स अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, पूरा का पूरा फंक्शन टी में बदल जाना चाहिए, ठीक है, एक तो फंक्शन बदलना चाहिए, ठीक है, पूरा का पूरा एक्स से टी में चला जाएगा फंक्शन, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये जो dx है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है वो पूरा चेंज हो जाएगा dt में, यहाँ पे dt आना चाहिए, ठीक है जी। और तीसरा क्या है, लिमिट चेंज होगी, लिमिट अभी 1 से 2 है ना, तो ये x की लिमिट है, x बराबर 1 से लेकर x बराबर 2 तक, ठीक है। अब जो लिमिट होगी वो t की होगी, ठीक है, वो तो तीनों जगह चेंज आएगा, 1 2 3 तीन चेंज आएंगे, कैसे आएंगे देखिएगा, हाँ। अब देखिए ध्यान से देखना स्टूडेंट, अच्छा हमने x माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर रख दिया तो ये तो चेंज हो गया। अब x dx एक साथ अगर रख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो x dx की जगह पे आप माइनस टी डी टी रख सकते हैं, तो x भी बदल गया और dt भी आ गया। अब लिमिट भी चेंज करनी है, एंड व्हेन जब x इज इक्वल टू 1 है, देखो लोअर लिमिट 1 है ना x की जगह अभी, x इक्वल टू 1, देन अब टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल, देखो हमने क्या किया कि 5 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर रखा, तो जब इसकी जगह पे टी स्क्वायर रखा, अब x की जगह पे अगर 1 रख दें तो t का वैल्यू क्या आएगा, देखो x की जगह 1 रख के देखिए जरा, हाँ यहीं पे चलो, x की जगह पे अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 1 गए 4, टी स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा अगर, तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर 2 हो जाएगा, स्क्वायर हटने यहाँ रूट लग जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है, t बराबर 2 आ गया। तो जब x बराबर 1 तो t बराबर 2, तो लोअर लिमिट अब क्या हो गई, 2 हो गई, ध्यान देना। एंड अपर लिमिट व्हेन x इक्वल टू 2, अब अपर लिमिट रखो, देन टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, तो 5 में से 4 गए 1, टी स्क्वायर बराबर 1 तो t बराबर 1 हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 1 तो t बराबर, इधर स्क्वायर हटेगा तो रूट 1 का 1 ही होता है, तो अपर लिमिट 1 हो गई, ठीक है जी। नाउ अच्छा अब देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, नाउ 1 एम्प्लाइज, समीकरण 1 में इन सब के मान रख दीजिए तो i बराबर क्या होगा, देखिए ध्यान से देखना इसमें, i बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 से 2 था ना, अब क्या हो जाएगा 2 से 1 हो जाएगा, अब लोअर लिमिट 2, क्योंकि लोअर लिमिट x की जब 1 थी तो t में 2 हो गई, तो लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट जब x बराबर 2 थी तो t बराबर 1 हो गई, तो अपर लिमिट 1 हो गई। अब ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, लिमिट भी चेंज होगी और फंक्शन भी चेंज होगा। देखिएगा 3 तो आपका कांस्टेंट है, उसको तो आप चाहो तो बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, तो 3 आपने बाहर ले लिया, ठीक है कोई दिक्कत। और x dx, हाँ x dx को एक साथ देखिए आप, थोड़ा सा x dx की जगह आप देखो x, ये देखो x dx की जगह पे आप माइनस टी डी टी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, माइनस टी, और dt जरा हम थोड़ा सा दूर लिख रहे हैं, हाँ dt यहां लिख रहे हैं, क्यों,
क्योंकि इसकी जगह पे हम 5 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर रखेंगे। हाँ, तो रूट के अंदर टी स्क्वायर रख दिया और डी टी लास्ट में लिखते ना, इसलिए हमने बीच में गैप दे दिया था क्योंकि इसको भी लिखना था। ठीक है जी, अब देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, लिमिट भी चेंज हो गई, फंक्शन पूरा का पूरा टी में चेंज हो गया, जो कि होना चाहिए, और यहाँ पे डी टी आना चाहिए क्योंकि हमने टी मान लिया था। तो सारा का सारा इसी को प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन या निश्चित समाकलन कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूट कर दिया, टी में सब्स्टिट्यूट कर दिया या प्रतिस्थापित कर दिया। ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। हाँ, अच्छा, अब देखिएगा, आगे देखिएगा, एम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, अब देखो माइनस भी कांस्टेंट है, -1 मतलब कांस्टेंट है, तो -1 बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा बाहर। ठीक है, माइनस या कोई भी कांस्टेंट हो उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। ध्यान देंगे। हाँ, 2 से 1 हो गया जी। अब स्क्वायर से रूट हट जाता है तो टी बचेगा, और टी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर और डी टी। अब देखिएगा स्टूडेंट, अब हमें टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। ध्यान देंगे। हाँ, अब जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3 करते थे ना, है ना, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था? एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, जो इसकी पावर होती है इसमें एक बढ़ा देते थे और नीचे उसी पावर का भाग दे देते थे। यहाँ पे 2 है तो एक पावर बढ़ जाएगी, तो t की पावर 3 हो जाएगी। लेकिन एक मिनट, ये माइनस का 3 है ना, इसको आप माइनस का 3 तो आप बाहर रखिएगा ही, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 3/3, राइट, और लिमिट लग जाएगी आपकी 2 से 1। बस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, इसका दूसरा मेथड भी, लेकिन यही मेथड मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपका हौच-पौच हो जाएगा। ये हो गया। हाँ, अब ब्रैकेट के अंदर से कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं, ऐसे ही जब लिमिट, इंटीग्रेशन के बाद लिमिट लग जाती है उसके बाद भी ब्रैकेट के अंदर से कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं। तो ये 3 बाहर आ जाएगा, और 3 बाहर आ जाएगा तो बटे में 3 आ जाएगा, 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का बचेगा केवल यहाँ पे। हाँ, माइनस इज इक्वल टू माइनस बचेगा बाहर, 3 से 3 तो कट गया, अंदर बचा आपका टी की पावर 3 और लिमिट लगे 2 से 1, राइट। अच्छा, अब माइनस तो बाहर है ही आपका। अब एक बार अपर लिमिट, जैसे मैंने फर्स्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया कि एक बार अपर लिमिट रखते हैं, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, फिर लोअर लिमिट रखते हैं फंक्शन, राइट। अच्छा, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो टी की जगह 1 रखेंगे, अपर लिमिट 1 है ना, तो 1 की पावर 3, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर, टी की जगह 2 रख दिया ना, 2 की पावर 3, राइट। अच्छा, इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3 1 होता है, माइनस 2 की पावर 3 2 दूना 4 दूना 8 होता है। ठीक है जी। अच्छा, 1 में से 8 गए, माइनस का 7 बचता है, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस का 7 आपका आंसर आ जाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, केवल ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि फंक्शन भी, जब भी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आए तो फंक्शन भी बदलेगा पूरा, dx भी dt में बदलेगा और लिमिट भी बदलेगी। ये 3 चीजें बदलनी होती हैं। और प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कब आता है? जब आपको, जैसे मान लें रूट में आपको इंटीग्रेशन करना संभव नहीं है तो इसकी जगह हमने टी स्क्वायर रखा जिससे कि रूट हट जाए। रूट हटाना हमारा उद्देश्य था, और जब रूट हटाना उद्देश्य था तो इसकी जगह टी स्क्वायर रखना था, और जब टी स्क्वायर रखा तो मतलब किसी फंक्शन की जगह कुछ रख दिया तो उसको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कहते हैं। बस, तो उससे पूरा तीनों के तीनों फिर चीजें चेंज भी होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को जरा, अगर आपको समझ में नहीं आया स्टूडेंट तो फिर से बैक कर लीजिए, आपको तो अच्छी फैसिलिटी टक टक करके 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे आ सकते हैं। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to 1 x² अपॉन 1 प्लस x की पावर 6 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट? अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आने वाली वीडियो, जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसको कैसे करना है इसमें, देखिए ध्यान से देखिएगा जरा। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद अपना दिमाग लगाइए, फिर देखिएगा कि हम आगे कैसे करते हैं, राइट।
अब हमें करना क्या है, चलो इसको भी लेट कर लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 डी एक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब होना क्या है भैया, इसमें क्या किया जाए बताइए। किसको, इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता है। तो किसी को t मान करके उसका यहाँ पे अगर इसको t माने तो यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन उसमें ऊपर आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन हो सकता है, राइट। ठीक है। हाँ देखिए, उसमें करना क्या है स्टूडेंट कि हम नीचे वाले को किसी को t मान ले अगर, तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर आना चाहिए। ध्यान देंगे, उसका डिफरेंशिएशन वहां ऊपर ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो अगर इसको t मान ले, किसको t मानने से एक्स स्क्वायर dx आएगा, x की पावर 3 को अगर t मान ले तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर आ जाएगा उसमें। ठीक है ना। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx, तो अपनी चलो ऊपर dx भी एक साथ रख सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 6 को आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। नाउ पुट एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यू इज इक्वल टू टी। एक्स क्यू की जगह पे टी अगर हम रख दें और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दें, एम्प्लाइज अब डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू टी का dt अपॉन dx होता है। तो ये आप dx इधर लेके आएंगे तो 3x स्क्वायर dx बराबर dt। आगे हम स्टूडेंट ऐसा करेंगे कि dt डायरेक्ट यहाँ पे लिखते जाएंगे, यहाँ पे नीचे इसे इधर लाने की जरूरत नहीं होगी। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे x के साथ dx लिख देंगे और t के साथ dt लिख देंगे। ठीक है, डायरेक्ट आगे लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, अब देखिएगा ये हमने क्यों किया, हमने इसलिए किया क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे आप लिख सकते हैं डी टी बटे 3 बटे में ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी बटे 3 लिख सकते हैं। हमें पूरा का पूरा फंक्शन अब टी में बदलना है, कहीं पे भी एक्स नहीं रहना चाहिए और डी एक्स की जगह भी डी टी आना चाहिए और लिमिट भी ये एक्स वाली है अभी, यहाँ पे टी वाली होनी चाहिए। ठीक है जी। तो एक्स क्यू की जगह टी रखा तो ये पूरा टी नीचे वाला टी में चेंज हो गया, एक्स स्क्वायर डीएक्स की जगह पे आप डी टी बटे टी रखेंगे तो पूरा टी में चेंज हो गया। अब बचा लिमिट भी बदल दीजिए। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है देन t इज इक्वल टू, t बराबर क्या है, देखो हमने x क्यू बराबर t माना है ना, x की जगह 0 रखेंगे तो t बराबर भी 0 आएगा। एंड व्हेन x इज इक्वल टू, अपर लिमिट रखो 1, देन t इज इक्वल टू एक्स की जगह 1 रखेंगे तो t बराबर 1 आएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 0 to 1 लिमिट वही आई है जो इसकी आई, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर 1 एम्प्लाइज, समीकरण 1 में सब चीजें रख दीजिए, तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, हाँ लिमिट अब 0 से 1 हो गई तो वही है जो पहले थी। हाँ अच्छा जी, अब देखिएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यू की जगह टी रखेंगे तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ऑलरेडी है ना यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी बटे 3 जो है ना, 3 कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लेके आ सकते हैं। 1/3 हमने बाहर लेके आया, यहाँ पे लिख सकते थे लेकिन हमने क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लेके आ सकते हैं, 1/3 बाहर आ गया, राइट। अब देखिएगा कितना ईजी हो गया अभी 1। अच्छा, अब आप स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये बता रखा है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी हमारे वीडियो लेक्चर आप देखते हैं तो सीरियल से देखें। पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लेक्चर 1 से लेकर 8 तक देखिए, उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन के लेक्चर 1 से लेकर आगे तक देखते जाइए, ठीक है, तो फिर आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट tan इनवर्स x, ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, याद रखना पड़ेगा।
कोई और कुछ नहीं कर सकते। और x की जगह पे अगर t है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t, और लिमिट लगा दीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan इनवर्स t, और tan इनवर्स 1/3 बाहर था ही पहले से, और लिमिट लग गई 0 से 1। तो एक बार 1/3 तो बाहर है ही आपका, एक बार अपर लिमिट रख दें, t की जगह 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस फिर लोअर लिमिट रखो tan इनवर्स 0, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी वैल्यू 1/3 तो आपका है ही। अच्छा, 1 क्या होता है, देखिए 1 जो 1 tan में किसका मान होता है, tan π/4 का, मतलब tan 45 का मान 1 होता है। तो 1 की जगह पे आप tan 45 रख सकते हैं, tan π/4 रख सकते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, 45 को रेडियन में π/4 बोलते हैं, ठीक है। तो 1 की जगह पे आप tan π/4 रख सकते हैं, और tan से tan इनवर्स हट जाता है, ध्यान देंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 1 की जगह आप tan π/4 रखेंगे और tan से tan इनवर्स हट जाते हैं तो π/4 बचेगा केवल, तो π/4 बचेगा माइनस tan इनवर्स 0, 0 किसका मान होता है tan में, tan 0 का मान होता है। तो tan 0, इस 0 की जगह tan 0 लिख सकते हैं, और tan इनवर्स से tan हट जाता है 0 बच जाएगा, तो 0 बच जाएगा, ठीक है जी। ये हो जाएगा। अब 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा π/4 थी 12, π/12 आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से इसको करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स x dx। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है आपको। तो देखिए, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो पता है आपको, अगर आपने हमारे डिफरेंशिएशन के लेक्चर देखे हैं तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने आपको बताया। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है और इसका इंटीग्रेशन ये होता है। साइन इनवर्स x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो क्या किया जाए, ऐसा कर सकते हैं कि इसको मान लीजिए, हाँ, पहले तो जैसा हम करते आ रहे हैं कि लेट i इज इक्वल टू दिस 0 से 1 साइन इनवर्स x dx, इसको इक्वेशन 1 मान लो, और पुट साइन इनवर्स x को t मान लो, क्योंकि हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पता नहीं है। अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका पता होता तो हम इंटीग्रेशन कर देते और लिमिट लगा देते, लेकिन डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका होता नहीं है। तो इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं, साइन इनवर्स x को t मान लेते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। हाँ, साइन इनवर्स x को t माना हमने, और अब देखिए साइन इनवर्स x बराबर t है ना, तो जब साइन इनवर्स को उधर ले जाते हैं तो उधर जाके वो साइन हो जाता है, यहाँ x रहेगा, इधर तो x रहेगा, x बराबर साइन इनवर्स को उधर ले जाके साइन हो जाता है, तो t के साथ जाएगा तो ये साइन t हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, ठीक है। साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो t हो जाएगा, साइन t, यहाँ x रह जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, x बराबर साइन t एम्प्लाइज, अब डिफरेंशिएशन कर दो, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो ये यहाँ पे dx आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट dx यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। साइन t का डिफरेंशिएशन cos t होता है और dt आ जाएगा, ठीक है। तो dx बराबर आप cos t dt लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x की जगह पे t लिख सकते हैं। तो प्रतिस्थापन हो गया है, लेकिन लिमिट भी चेंज होगी। एंड व्हेन x, अभी x की लिमिट है, व्हेन x बराबर 0 देन t बराबर क्या होगा, जब x बराबर, देखो साइन इनवर्स x बराबर t माना हुआ ना हमने, तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर क्या, साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 में साइन किसकी वैल्यू होती है, 0 की होती है, तो 0 की जगह साइन 0 लिख सकते हैं, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, 0 बच जाएगा, तो t की जगह आपका 0 आ जाएगा, ठीक है जी। जरा ध्यान देंगे। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, हाँ, x इज इक्वल टू 1, हाँ, अपर लिमिट, देन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा इसको मैं पूरा समझा देता हूं आपको, हाँ, आपको कंफ्यूज हो रहा है, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं। तो साइन इनवर्स x की जगह पे 1 रख दो, ठीक है जी। अच्छा, अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, देखिए, हाँ, अब देखिएगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स 1 की जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, देखिए 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता होना चाहिए भाई, हाँ। साइन
π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 की जगह हमने sin π/2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देंगे कि साइन इनवर्स से साइन हमेशा हट जाता है स्टूडेंट, तो बचेगा आपका π/2, ठीक है जी। तो t बराबर π/2 हो गया, तो अपर लिमिट 0 हो गई, लोअर लिमिट π/2 हो गई t की वैल्यू, ठीक है जी। अब 1 एम्प्राइज समीकरण 1 में इन सब की वैल्यू रख दो, क्योंकि तीनों फंक्शन भी बदलेगा, dx भी बदलेगा, लिमिट भी बदलेगी। लिमिट तो हो गई आपकी 0 से π/2, 0 से π/2। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन इनवर्स x की जगह पे आपने t रखा, ठीक है जी, इनटू dx की जगह पे देखिएगा cos t dt, क्या रख दिया, cos t dt, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको करिए आप। अब हमने स्टूडेंट अगर आपने पढ़े हैं शुरू से लेक्चर, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने बाय पार्ट वाले कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हाँ, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते, जैसे यहाँ पे t और d cos t है, तो उनको बाय पार्ट से कैसे इंटीग्रेट करते हैं वहां पे बता रखा है हमने। अब यहाँ पे भी देखिए, सब्स्टिट्यूशन से भी आप समझ गए, अब साथ साथ आप बाय पार्ट से कैसे इंटीग्रेशन करना है डेफिनिट इंटीग्रेशन का, वो भी समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इसको मान लो, सेकेंड इसको मान लो। देखिए, फंक्शन भी हम आइलेट के अनुसार मानते हैं, ILATE। हाँ, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम, ए का मतलब एल्जेब्रिक बीजगणितीय फलन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसमें साइन टी कॉस टी होता है, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल चरघातांकीय जिसको ई की पावर वाले जो होते हैं। तो इसमें टी जो है एल्जेब्रिक में आता है, ए में आता है, और कॉस टी ट्रिग्नोमेट्री, तो ए पहले टी बाद में, तो इसका मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जब लेते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे करते हैं वो आपको स्टूडेंट हम बता चुके हैं वैसे तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। चलो फिर भी हम एक बार और बता देते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस का चिन्ह बीच में, फिर बड़ा इंटीग्रेशन, और फर्स्ट फंक्शन का तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं और dx लगा देते हैं। ये तरीका है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, ठीक है जी। तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है जी। हाँ, ऐसा करेंगे। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे कैसे करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन t तो एज इट इज रहेगा, इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, cos t का इंटीग्रेशन। हाँ, चाहो तो डायरेक्ट कर देते हैं। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन t होता है, तो cos t का इंटीग्रेशन साइन t होता है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए, साइन t। हाँ, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया। और देखिए, वहां पे तो बाय पार्ट में जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बताया तो उसमें तो लिमिट नहीं थी, तो कुछ नहीं लिखते थे। यहाँ पे लिमिट है तो लिमिट लगेगी, ध्यान देना इस चीज का, 0 से π/2 जब इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट तो उसमें लिमिट लगेगी, ठीक है जी। माइनस फिर बड़ा इंटीग्रेशन, लिमिट लगा दो 0 से π/2, ठीक है जी। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो विद रिस्पेक्ट टू t का डिफरेंस 1 होता है, तो 1 लिख दिया, या लिखो ही मत, कोई दिक्कत नहीं। cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा जी। तो sin t और फिर ये dt, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब आगे देखिए, हम इज इक्वल टू t इंटू साइन टी और लिमिट लगा दिया 0 से π/2, ध्यान देंगे हम, माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन, साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t होता है ना स्टूडेंट, cos t होता है ना, और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस cos t हो जाएगा, बस माइनस cos t हो जाएगा, और लिमिट लगा दीजिए आप 0 से π/2। ध्यान देंगे, प्लस माइनस में भी कभी कभी गलतियां कर लेते हैं आप लोग, हाँ, ये गलतियां नहीं करनी। हाँ, अच्छा चलो, अच्छा आगे देखिएगा, आगे मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको पूरे को ही मिटा देते हैं। चलो, हम आपने नोट नहीं किया तो बैक करके आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ऐसा करिए, ब्रैकेट के अंदर से माइनस से कॉमन ले लो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस में आपको फिर दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, तब लिमिट एक साथ लिख सकते हैं। तो t इंटू साइन टी, आप चाहो तो पूरा का पूरा लिमिट एक साथ भी रख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ऐसा करते हैं,
चलो अलग अलग ही रखो, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। 0 से π/2 और ये माइनस बाहर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा और लिमिट लगा दीजिए, cos t की लिमिट लग जाएगी 0 से π/2, ठीक है जी। अच्छा अब देखो आगे इज इक्वल टू, एक बार इसमें लोअर लिमिट और बीच में माइनस का चिन्ह, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट, फिर यहाँ पे भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, बीच में माइनस का चिन्ह, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा π/2 इंटू टी के जगह π/2 रखेंगे ना, तो π/2 इंटू साइन π/2, ठीक है, माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 रखेंगे और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, प्लस फिर यहाँ पे भी अपर लिमिट रखेंगे तो cos t की जगह π/2 हो जाएगा, माइनस cos 0 हो जाएगा, ठीक है जी, ये हो गया। अब आगे बढ़ो, इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, तो हाँ, और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, हाँ, साइन π/2 की वैल्यू 1, मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और ये π/2 बचेगा माइनस π, तो π/2 बचा इधर केवल, हाँ, इधर केवल पूरे में π/2 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा देखो, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 का मान 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए भाई, हाँ। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर आपने नहीं देखे हमारे तो देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, और सीरियल से हमने बता रखे उनको देख लीजिएगा। माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, बस ये हो गया। अच्छा तो ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस 1, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे भी आपको करवाने वाले हैं, और कुछ हम आपको होमवर्क भी देंगे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट के अंदर cos थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा, इसको कैसे करेंगे। चलो पहले तो वही जो हम कर रहे हैं कि लेट i इज इक्वल टू, मान लीजिए 0 से π/2 रूट के अंदर cos थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसको करेंगे, देखिए रूट के अंदर का हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रूट के अंदर कोई चीज होती है उसको t² वगैरह कुछ मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि उससे रूट हट जाता है, क्योंकि रूट वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना संभव नहीं होता है, इसलिए, हाँ। अब अगर इसको इसके अंदर का, जैसे मान लीजिए ये cos थीटा है, हाँ, cos थीटा को अगर हम t मान लेते हैं या t² मान लेते हैं तो ठीक है कि इससे रूट से स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन इसको भी तो रिप्लेस करना है, क्योंकि अगर हमने cos थीटा को t मान ले तो अब सारा का सारा t में बदलना चाहिए, d थीटा की जगह भी dt आना चाहिए और sin थीटा की जगह भी t कुछ आना चाहिए। तो कैसे किया जाए देखिएगा, अब हमें करना क्या है कि साइन थीटा का, cos थीटा को अगर हमने t² मान लिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा और t² का 2t dt हो जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा डी थीटा अगर होगा तब हम उसकी जगह t dt लिख सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं माइनस का चिन्ह दोनों तरफ गुणा करने पे, तो यहां हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू डी थीटा बराबर माइनस 2t dt। तो साइन थीटा डी थीटा की जगह आप माइनस 2t dt लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन हो ना तब, लेकिन यहाँ साइन क्यों है, इसका मतलब एक साइन होना चाहिए, यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा की जगह आप वो रख सकते हैं, तो साइन क्यू को आप साइन स्क्वायर इंटू साइन थीटा भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो वही यहाँ पे ट्रिक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वही यहाँ पे ट्रिक है। इसको हम ऐसा लिख देते हैं, देखिएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट के अंदर cos थीटा इंटू ये जो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा है ना, साइन थीटा डी थीटा, हाँ, साइन क्यूब थीटा को हमने साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया, ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। अब साइन थीटा डी थीटा की जगह तो आपका टी डी टी है, लेकिन साइन स्क्वायर की जगह क्या आएगा भाई, ऐसा है साइन स्क्वायर को आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, या फिर ऐसा लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकते हैं, और कॉस थीटा आ जाएगा तो उसकी जगह पे t लिख सकते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग जरा एक्स्ट्रा लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको भैया, हाँ। i इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट के अंदर cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है जी। अब आप आसानी से cos थीटा की जगह पुट cos थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos थीटा का माइनस वही जो यहाँ पे लिखा हुआ हमने साइन थीटा डी थीटा बराबर 2t dt, और यहां से आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। साइन थीटा डी थीटा बराबर माइनस का मल्टीप्लाई दो साइड करने पे तो साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस 2t dt लिखेंगे। हाँ, अब लिमिट भी चेंज होगी एंड व्हेन लोअर लिमिट क्या है 0 है ना, तो जब थीटा, ये देखिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन हो रहा है तो ये थीटा की वैल्यू है दोनों। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा था पिछले क्वेश्चन में तो एक्स की वैल्यू थी, ठीक है, तो ये थीटा की है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 देन हमने क्या माना हुआ cos थीटा बराबर टी स्क्वायर ना, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा, थीटा की जगह 0 रखो, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू भैया 1 होती है, और टी स्क्वायर बराबर 1 तो टी बराबर 1 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट 1 आ गई है। एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू अपर लिमिट क्या है π/2 है, देन टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर बराबर cos थीटा cos π/2, थीटा की जगह π/2 रखेंगे, और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है जी, तो यहां से t बराबर आपका 0 आ जाएगा, तो अपर लिमिट 0 आ गई। देयरफॉर 1 एम्प्लाइज, देयरफॉर समीकरण 1 से i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना कर लिया तो आगे आप आसानी से कर सकते हैं फिर, ठीक है ना। इसको जरा समझने की कोशिश करिए। लिमिट 0 से π/2, तो 0 से π/2 की जगह 1 से 0 आ जाएगा, 1 से 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट, आगे हम लिमिट को अदला बदली भी कर सकते हैं, ऊपर की लिमिट नीचे, नीचे की ऊपर। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम आपको बताएंगे बहुत अच्छे। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम आपको आगे बताएंगे तो उससे कुछ क्वेश्चन जो हमने पहले थोड़ा लेंथी करे हैं वो भी आसानी से हो जाते हैं प्रॉपर्टी की के बेस पे। लेकिन अभी हम प्रॉपर्टी का यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है अभी कि प्रॉपर्टी क्या चीज होती है। आगे का जो लेक्चर होगा उसमें आपको प्रॉपर्टी समझ आएंगे, ठीक है ना। तो 1 से 0 हो गया। अच्छा, अब रूट cos थीटा, cos थीटा की टी स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पे जब टी स्क्वायर रखेंगे तो टी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, टी बचेगा केवल, ठीक है जी, इनटू साइन इस, हाँ अच्छा ये है, ये सॉरी 1 ये है, यहाँ पे रखो सीधे ना, 1 माइनस cos थीटा की जगह क्या रखेंगे, cos थीटा की जगह टी स्क्वायर रखेंगे ना, तो टी स्क्वायर और स्क्वायर ऑलरेडी है तो टी की पावर 4 हो जाएगा, टी की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है जी। साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या रखेंगे, माइनस 2t dt। देखिए -2 जो है ना कांस्टेंट है तो इसको तो हम सीधे आगे लेके आ रहे हैं, -2t dt ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अच्छा, माइनस का 2 इंटीग्रेशन 1 से 0 अंदर टी और टी का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर होता है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर का तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का टी की पावर 4 में मल्टीप्लाई और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो टी की पावर 6 हो जाएगा, तो टी की पावर 6 हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। अब आप सिंपल इंटीग्रेशन कर दीजिए, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/3 होता है, टी की पावर 6 का इंटीग्रेशन टी की पावर 7/7 होता है, और लिमिट लगा दीजिए और लास्ट में -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं स्टूडेंट, और इसका आंसर मैं बता देता हूँ 8/21 आना चाहिए, आंसर 8/21 8/21 आना चाहिए। जरा देखिएगा, अगर ये आंसर आता है तो आप बधाई के पात्र हैं, आप बधाई के पात्र हैं, ठीक है ना। और नहीं आता है तो बताइएगा कि नहीं आ रहा है, फिर हम आपको इसको आगे समझाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इसके मिलते जुलते क्वेश्चन उनको भी अच्छे से कर लीजिए, और जहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे बताइए। तो स्टूडेंट इस प्रकार से 4 क्वेश्चन हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 इन 4 क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट और 8वां 7 के ही जैसा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 2 प्लस साइन थीटा डी थीटा, इसका जो आंसर आएगा वो log 4/3 आना चाहिए। अब इसमें करेंगे कैसे, देखिएगा साइन थीटा को अगर टी मानते हैं तो यहाँ पे टी आ जाएगा दोनों जगह पे, साइन थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा डी थीटा ऊपर आ जाएगा, तो उससे ये हो जाएगा। हिंट मैं दे दे रहा हूँ, यहाँ पे आप साइन थीटा बराबर टी मान सकते हैं, लेकिन पहले आप खुद प्रैक्टिस करिए तब हमारा टी मानिए, ठीक है ना। फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन से आगे करेंगे। अब इसी प्रकार से tan क्यूब एक्स है स्टूडेंट, तो इसको आप tan स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स से करके देखिएगा, उससे हो सकता है ये, और इसका आंसर 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस log 2 आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ रखा है कई बार। इंटीग्रेशन 0 से पाई 1/5 प्लस 4 cos थीटा डी थीटा, इसका आंसर जो है π/3 आना चाहिए। ये सेम इसी के जैसा है, इसमें आप tan में चेंज करके इसको कर सकते हैं, दोनों सेम है, केवल x की जगह थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे भी फिर थीटा ही होना चाहिए भैया, अगर थीटा है तो थीटा होना चाहिए। तो स्टूडेंट लाइट भी चली गई है, तो कुल मिला के ये कंप्लीट हो गया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन कंप्लीट हो गया है। इसको बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए स्टूडेंट, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन की अपने बुक से भी प्रैक्टिस कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और एकांत में बैठ के हमारे लेक्चर आप देखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट के कुछ क्वेश्चन करवाएंगे स्टूडेंट, फिर उसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, और उसके बाद हम अगले लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए हम सीक्वेंस से जो आपका सिलेबस है, आप यूपी पॉलिटेक्निक वाले हैं या उत्तराखंड पॉलिटेक्निक वाले हैं या भारत की किसी और पॉलिटेक्निक वाले हैं, आपके सिलेबस के अनुसार ही मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर आपके सिलेबस में इंटीग्रेशन है तो निश्चित रूप से ये वीडियो लेक्चर सारे के सारे आपके लिए हैं, और बहुत अच्छे से मेहनत करिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और अपने नियर एंड डियर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको भी वीडियो लेक्चर को शेयर करिए, जिस प्रकार से आप फ़ायदा उठा रहे हैं उस प्रकार से उनका भी फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और घर में रहिए, बाहर मत जाइए, क्योंकि कोरोना का बहुत विस्फोटक स्थिति इस टाइम हो रखी है स्टूडेंट। कई लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं और कई लोग बहुत दिक्कतें हो रही है पूरे देश में। जब आप न्यूज़ चैनल देखेंगे तो बहुत बुरी स्थिति है। तो आप भाग्यशाली हैं कि आपको घर में बहुत अच्छे लेक्चर मिल रहे हैं। घर में रहिए और अच्छे इन हमारे वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उठाइए और अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।